Hello everyone, today we will discuss import, substitution, export promotion and local demand and foreign exchange earning। तो पहले हम import, substitution and export promotion को डिस्कस करेंगे। देखिए import substitution से अर्थ import की जाने वाली वस्तुओं को देश में ही पैदा करने और निर्मित करने से है। ऐसा करने से व्यापार असंतुलन कम होता है, आयातों में कमी होती है, देश में औद्योगिकरण कम होता है, विदेशी निर्भरता समाप्त होती है और देश में बेरोजगारी की कमी आती है। जून 1979 को श्री M अग्रवाल की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय आयात प्रतिस्थापन समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1980 में दी, जिसमें इस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए। आयात प्रतिस्थापन के लिए एक सलाहकार समिति स्थापित की जानी चाहिए जो इस प्रकार के स्थायी और जो आयात प्रतिस्थापन की रणनीति तय करे। प्रत्येक संस्थान को जो तकनीकी का आयात करती है उसको अपने यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी फैसिलिटी रखनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुसंधान किया जाना चाहिए, जिसके लिए पर्याप्त कोष सरकार और उद्योग को उपलब्ध कराने चाहिए। टेलीफोन, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आदि को विशेष व्यवहार दिया जाए, जिससे इनमें समयबद्ध कार्यक्रम लागू कर आयात प्रतिस्थापन किया जाए। उन संगठनों को विशेष आर्थिक प्रशासनिक सहयोग दिए जाए जो रक्षा, रेल, संचार एवं अन्य मंत्रालयों के लिए मशीनों एवं पुर्जों का विकास करना चाहते हों। भविष्य में आयात प्रतिस्थापन को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जैसे सरकार एवं उद्योग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष जोर देना चाहिए। इसके लिए यदि कर लगाने की आवश्यकता हो तो उसमें सरकार को कर लगा देने चाहिए। आयात प्रतिस्थापन की लागत में कमी करनी चाहिए। आयात प्रतिस्थापन के आविष्कारों को और अधिक प्रलोभन दिया जाना चाहिए, जिससे कि इस ओर उनकी रुचि बनी रहे। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन का अर्थ। तो देखिए, निर्यात संवर्धन से अर्थ निर्यात प्रोत्साहन से लगाया जाता है, जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नवीन व्यक्तियों को निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए कुछ नकद सहायता दी जाती है, बैंकों से ऋण प्रदान किए जाते हैं, कुछ पूंजीगत एवं अन्य आवश्यक मशीनों, कच्चे माल को भेजने को निर्यात के बदले में आयात करने की अनुमति दी जाती है। निर्यात के लिए भेजे जाने वाले माल पर रेल भाड़े और सामुद्रिक भाड़े में छूट दी जाती है। निर्यात करने वाली संस्थाओं को आयकर से छूट दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं भारत में निर्यात संवर्धन की आवश्यकता। नंबर 1 है प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए। नंबर 2 विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए। नंबर 3 विकास योजनाओं की सफलता के लिए। नेक्स्ट नवीन वस्तुओं के निर्यात के लिए। एंड नेक्स्ट स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का व्यापार 2 वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में अनफेवरेबल रहा है, जिससे भारत के कोषों में कमी ही नहीं हुई है, बल्कि आर्थिक योजनाओं को इच्छा अनुसार ढालने में भी कठिनाई हो रही है। इसलिए असंतुलित व्यापार को संतुलित करने के लिए निर्यात संवर्धन की आवश्यकता है। असंतुलित विदेशी व्यापार एवं आर्थिक योजनाओं के दबाव ने भारत सरकार के लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि वह विदेशी सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण ले। ये क्रम वर्षों चलने के बाद विदेशी ऋणों की मात्रा दिनों दिन बढ़ती चली गई और 2011-12 के अंत में भारत में 1,67,950 करोड़ का विदेशी ऋण था। इस ऋण की वापसी एवं ब्याज आदि के भुगतान के लिए आवश्यक है कि निर्यात संवर्धन की नीति अपनाई जाए।
निर्यात के फलस्वरूप ही विकास योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनरी एवं साज सज्जा आयात की जा सकती है। इसलिए निर्यात संवर्धन आवश्यक है। आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत देश में अनेक नए नए कारखाने स्थापित हुए हैं जो देश की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद निर्यात करने में समर्थ हैं। इसलिए उचित ही है कि नवीन वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम अपनाया जाए। देश को विदेशी ऋणों से कर से मुक्ति दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने निर्यात बढ़ाने की हर संभव कोशिश की है, लेकिन फिर भी वांछित उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकी है और व्यापार संतुलन 2 वर्षों को छोड़कर सदा ही भारत के विपरीत ही रहा। भारत के निर्यात वृद्धि में कुछ बाधाएं हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, जिनमें उच्च मूल्य, वस्तुओं का निम्न स्तर, प्रशुल्क नीतियाँ, स्थापन्य वस्तुएं, विदेशी प्रतिस्पर्धा, प्रचार की कमी, सीमित बाजार, भारतीय व्यापारियों की नीतियाँ ये आवश्यक हैं, जिनको दूर करके हम निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहित दे सकते हैं। अब बात करते हैं लोकल डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। देखिए, हाँ, डिमांड की बात करें तो सरल शब्दों में डिमांड एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों ने मांग जो शब्द है उसको भिन्न भिन्न अर्थों में डिफाइन किया है। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं हम इनको 3 कैटेगरी में रख सकते हैं: इफेक्टिव डिज़ायर, रिलेटेड टू प्राइस एंड रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम। इफेक्टिव डिज़ायर मतलब प्रभावी इच्छा। तो ये प्रथम वर्ग में मांग की वो परिभाषाएं आती हैं जो मांग को प्रभावी इच्छा का पर्यायवाची या सिनोनियम स्वीकार करती हैं। इस वर्ग के अर्थशास्त्रियों में से सबसे श्रेष्ठ परिभाषा पेंशन ने दी है। उनके अकॉर्डिंग मांग से आशय प्रभावी इच्छा से है, जिसमें 3 बातें शामिल होती हैं: किसी वस्तु को पाने की इच्छा, उसे क्रय करने के साधन और इन साधनों को वस्तु को खरीदने के लिए उपयोग करने की तत्परता। नेक्स्ट है रिलेटेड टू प्राइस, मूल्य से संबंधित। तो ये सेकंड क्लास की मांग है। इसमें वो परिभाषा आती हैं जो वस्तु के मूल्य के रेफरेंस में दी गई हैं। इस वर्ग में अर्थशास्त्रियों की ये मान्यता है कि वस्तु का मूल्य और उसकी मांग, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है, अगर वस्तु का मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। इस पर की परिभाषाओं में श्रेष्ठ परिभाषा प्रोफेसर J.S. मिल ने दी है। उनके अकॉर्डिंग मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से होता है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस अर्थ में मांग हमेशा मूल्य से संबंधित होती है। थर्ड है रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम, मूल्य तथा समय से संबंधित। तो इस कैटेगरी में डिमांड की वो डेफिनेशन आती हैं जिनमें मांग को मूल्य और समय दोनों से संबंधित किया गया है। इस पर की परिभाषाओं में बेस्ट डेफिनेशन प्रोफेसर बेनहम ने दी। उनके अकॉर्डिंग किसी दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मांग उस परिणाम या मात्रा को कहते हैं जो उस मूल्य पर एक निश्चित समय में क्रय की जाती है। तो अब तीनों वर्ग की अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई मांग की परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष रूप में मांग की एक सरल और उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार कह सकते हैं कि मांग का आशय किसी एक वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता बाजार में दिए गए समय और दिए गए मूल्य पर क्रय करने के लिए तत्पर है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, मांग के तत्व। मांग के तत्व में किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उस वस्तु को क्रय करने के साधन, संसाधनों को व्यय करने की तत्परता, वस्तु के क्रय करने की इच्छा का उसके मूल्य से संबंधित होना, वस्तु की मांग का संबंध किसी विशेष समय में होना। मांग का स्पष्टीकरण हम कुछ एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जैसे माना कि आलू की मांग 100 कुंटल है।
आलू की मांग 10 रुपये किलो पर 100 कुंटल है, या आलू की मांग पर बरेली में प्रतिदिन 100 कुंटल है। तो इन तीनों उदाहरणों में से मांग का तीसरा एग्जाम्पल सबसे बेस्ट और सूटेबल एग्जाम्पल कहा जाता है, क्योंकि मांग का तीसरा एग्जाम्पल में वस्तु की मात्रा, मूल्य और समय तीनों को ही शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब ऐसे फैक्टर, ऐसे घटक जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले कुछ घटक निम्न प्रकार हैं, जैसे वस्तु का मूल्य, संबंधित वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता की आय के साधन अर्थात आय, उपभोक्ता की रुचि एवं प्राथमिकताएं, वस्तु के मूल्य परिवर्तन की संभावनाएं, जनसंख्या का आचार एवं रचना, आय का वितरण। अब हम बात करें मांग कितने प्रकार की होती है, तो मांग हमारी 3 टाइप की होती है, स्थानीय मांग, राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय मांग। चूँकि इस चैप्टर में केवल स्थानीय मांग की बात की है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। स्थानीय मांग से आशय स्थानीय ग्राहकों की मांग से है, जो कि उसके क्षेत्र में उसका गांव हो सकता है, कस्बा हो सकता है, नगर हो सकता है, जो कि उसके क्षेत्र अधिकांश स्थानीय की पूर्ति, स्थानीय संसाधन में हम स्थानीय कच्चा माल, स्थानीय श्रम, स्थानीय पूंजी, स्थानीय तकनीक, स्थानीय कुटीर द्वारा निर्मित औजार आदि के द्वारा निर्मित वस्तुओं के द्वारा पूरी हो जाती है। स्थानीय मांग निम्नलिखित घटकों से प्रभावित होती है, जैसे स्थानीय ग्राहकों की संख्या, मांग की प्रकृति, मतलब ब्रैकेट्स में देखा है आवश्यकता, आरामदेह और विलासिता, स्थानीय ग्राहकों की आय का स्तर, स्थानीय जनसंख्या का आकार, स्थानीय ग्राहकों की दृष्टि में वस्तु की उपयोगिता, वस्तु के उत्पादन में स्थानीय संसाधनों का योग, प्रतियोगिता का स्तर, वस्तु की स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता, स्थानीय ग्राहकों की रुचि एवं प्राथमिकताएं, वस्तु का मूल्य, वस्तु की किस्म एवं वस्तु की तीव्रता आदि। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।